हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपकी वेरी हैवी डिमांड पर जो सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है रेस्पायरेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। डिटेल बाय डिटेल एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं आपके ओलंपियाड लेवल के, आपकी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती हैं उनके लेवल की, या जितने भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं सब एक वीडियो में आपके कवर हो जाएगा। तो बिना हम टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको देखिए, आपका चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है या रेस्पायरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम उससे पीछे की कहानी समझते हैं। आप सबने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि आपके खाने के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, खाने के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। अब उस एनर्जी से क्या होता है समझना, ये आपका फूड है। फूड पहले डाइजेस्टेड होगा, यानी डाइजेशन होगा, पचेगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा आपको, डाइजेशन। और ऐसे फूड को कहा जाएगा डाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब कहां पर होगा, ब्लड के अंदर। और ब्लड आपकी बॉडी के हर एक सेल तक लेकर जाएगा, तो अच्छी बात है। अब हर एक सेल तक पहुंच गया, अब हर एक सेल तक पहुंचने के बाद क्या होगा, कि खत्म हो जाएगा, नहीं, उस खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी के बनने को ही कैसे बोलते हैं, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में क्या जरूरत पड़ती है आपको, O2 की यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहां से हमें एनर्जी मिली। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी का क्या यूज है, तो हम कहेंगे हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे आप न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, यहां तक कि आप सो भी रहे हैं तब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंदर के बॉडी पार्ट तो काम कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, बोल रहे हो, इन सारी चीजों में हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनने का रीजन क्या है, रेस्पायरेशन। तो ये तरीका हो गया आपका पूरा क्या होता है। फिर कुछ बच्चे आते हैं कि सर ये बताइए, रेस्पायरेशन तो है, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है। आपने वर्ड सुना ना, एक सांस लेना, रेस्पायरेशन। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों एक ही होता है, तो आइए हम समझते हैं क्या दोनों एक ही होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पहले आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में बात आ जाए। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपने सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया। क्या किया बेटा, सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग हो गई। रेस्पायरेशन का मतलब ये है आपने सांस को लिया और जो ऑक्सीजन आपने लिया उस ऑक्सीजन से आपका खाना टूटा और आपको एनर्जी मिली। यहां तक बात समझ में आएगी। अब और डिटेल में समझते हैं। पहले देखो, ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी आपने सांस लिया और छोड़ा, ये लिखा हुआ है। जबकि रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर और भी केमिकल्स का यूज होता है, कंपाउंड का यूज होता है, चीजें टूटती हैं, बनती हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैस, आल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब क्या है, अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता हो। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब बेटा आपको बताता हूं, ऑक्सीजन का ऐड होना। अभी आपके लेवल पे ऑक्सीजन का ऐड होना। चलो, ब्रीदिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी इसमें सेल का काम नहीं आता है, इसमें लंग्स काम में आते हैं, आपकी नाक काम में आती है, आपका विंड पाइप जो गले का है वो काम आता है। जबकि रेस्पायरेशन में आपकी सेल से एनर्जी मिलती है, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। क्या मतलब, सेल के अंदर की भी बात हो रही है और सेल के बाहर की भी बात हो रही है। बात समझ में आई, रेस्पायरेशन। अगली चीज, जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, यहाँ पर कोई एंजाइम काम नहीं करता है। एंजाइम क्या होता है बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट एंजाइम का यूं मतलब समझ लो, जो रिएक्शन को करवाते हैं। तो यहाँ पर ब्रीदिंग में कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही, बस आप सांस को ले रहे हो, छोड़ रहे हो, है ना। जबकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाद में आप पढ़ोगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हो या छोड़ते हो, एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जबकि रेस्पायरेशन में अभी हमने आपको बताया था कि रेस्पायरेशन का मतलब ये है कि आपके खाने से आपको एनर्जी मिले। कोई दिक्कत। चल, ब्रीदिंग का एक और पॉइंट आपका है कि जो ब्रीदिंग होती है ये कुछ ही आर्गन तक होती है। समझो, अभी जैसे हम बात करेंगे, आपने सांस लिया, आपकी नाक में गया, आपकी विंड पाइप में गले में गया, इधर से आपके लंग्स में गया। जबकि रेस्पायरेशन तो हर एक सेल का होता है, हर एक सेल तो एनर्जी चाहिए ना, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, इतना ही आपके काम का है। ठीक है ना, फुल डिटेल और नहीं जाएंगे, आप छोटे बच्चे हैं। अभी रेस्पायरेशन की बात करते हैं। रेस्पायरेशन अभी आपको समझ में आएगा कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन देखो, हमने क्या किया बेटा, बहुत आसानी समझते हैं, डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। देखो, आपका खाना है, ये फूड है, ये आपका फूड है, ग्लूकोज है। आपको ऑक्सीजन मिली, और जैसे ही आपको ऑक्सीजन मिली, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिली, यहां से हमें क्या मिली, एनर्जी। साथ में कौन सी गैस निकलती है हमारे अंदर से, CO2। क्या वो एक वेस्ट होती है, बिल्कुल, हमें CO2 कोई काम नहीं है, इसलिए तो हम निकाल देते हैं। साथ में वाटर। अब डिफिनेशन पढ़ो, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी फूड क्या है, सेल, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑब्टेन एनर्जी यानी सेल को एनर्जी मिली बाई कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है, आपको एनर्जी मिली है। मैं यहां एक चीज लिख देता हूं, ये सारी प्रोसेस कहां पर हो रही है बेटा, सेल कहां पर हो रही है, सेल में हो रही है सारी प्रोसेस, इसीलिए बोला जाता है रेस्पायरेशन सेल के अंदर होता है। अच्छा एक और चीज है, अब रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है उसकी बात कर लेते हैं, फिर और भी बात हम करेंगे। तो हमने कहा बेटा रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। मतलब क्या है, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, O2 रिक्वायरमेंट है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक का मतलब बेटा मैं यहाँ साइड में आपके लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि एरोबिक का मतलब होता है O2 जो आपको ऑक्सीजन है वो चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा। पर अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, और नॉट रिक्वायर्ड को मैं ऐसे क्रॉस लगाता हूँ, क्रॉस का मतलब नहीं, तो आपको नहीं चाहिए तो एनएरोबिक हो गया। तो लोग सोचे क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि बिना ऑक्सीजन के भी कोई जिंदा रह सकता है। हमने कहा हाँ यार बहुत सारे इंसान तो नहीं रह सकता, बस बहुत सारे जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं ना। चलो ऑकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा बेटा कुछ लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर ये साइटोप्लाज्म की क्या कहानी है। साइटोप्लाज्म मैं आपको साइड में यहाँ बता देता हूँ हल्का सा कि व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म। देखो बेटा ये आपकी सेल है, सबको पता होता है ये क्या है, सेल होती है। क्या सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, तो हम कहेंगे ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर का जो पार्ट है, ये जो एरिया है, सीधा लिखता हूं मैं क्या, अंदर का जो एरिया है, इसी एरिया में सारे काम होते हैं। इसी एरिया को ही बोला जाता है साइटोप्लाज्म। जैसे मैं एग्जांपल आपको बहुत आसानी से, आप जिस कमरे के अंदर बैठ रहे हैं, अभी आप जिस कमरे में हैं, है ना, जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वीडियो मेरी देख रहे होंगे, आपके कमरे की चार एक दीवार होगी, तो वो दीवार क्या है, मेम्ब्रेन है। तो मैंने कहा वो सेल मेम्ब्रेन है। आपके कमरे में जो स्पेस होगा जहां बैठकर सारी आप पढ़ते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका एरिया है, उसे ही बोला जाता है बेटा साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत यहां तक, चल, है ना। तो बात हो गई जो O2 वाला है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, ये हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज होती है जो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है बेटा, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, एनर्जी देता है। तो जो अपना वाला है एरोबिक वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और चीज है, अगर ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा तो जो खाना है क्या पूरा टूट जाएगा, जो खाना है क्या पूरा टूट जाएगा। हम कहेंगे हाँ खाना पूरा टूट जाएगा, इसलिए यहां पर होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जबकि जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो वहां पर इनकम्प्लीट हुआ। अच्छा एंड प्रोडक्ट यानी एनर्जी क्या क्या मिला, तो हमने देखा हमारे वाले से क्या मिला था, एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, साथ में CO2 और वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक में क्या क्या एंड प्रोडक्ट क्या होता है, खाना टूटने के बाद क्या बनता है। हम कहेंगे CO2 और वाटर, भाई एनर्जी तो मिलती है। साथ में एनएरोबिक वाले में CO2 तो मिलेगा, साथ में आपको इथाइल एल्कोहल मिलता है, अभी पढ़ेंगे, और लैक्टिक एसिड भी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये देखो एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है, हम कहेंगे कि 38 ATP। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ATP क्या है, मैं कहूंगा बेटा आपके लेवल का नहीं, बट इतना समझ आता हूं। देखो जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो रुपए या नोट के फॉर्म में करते हो, ऐसे ही हमारी बॉडी जो ATP के रूप में अपनी एनर्जी को जमा करती है। किसके रूप में बेटा, ATP के रूप में अपनी एनर्जी को जमा करती है। कोई दिक्कत। तो अच्छा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पहली चीज तो ये है कि ये ATP बनाता है। क्या करता है, ATP बनाता है। एनर्जी को जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है हमारे अंदर। ATP बनाता है पहली चीज। दूसरा काम क्या करता है बेटा, इसे देखो एनर्जी मिली तो इसे ही बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। जैसे आपके घर को जो एनर्जी मिलती है ट्रांसफार्मर से मिलती है, क्या पावर हाउस होता है वो, हाँ। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और ATP को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बोला जाता है बेटा, एनर्जी करेंसी। जो आपकी एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में ही स्टोर्ड होती है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा कुछ मैं बातें आपको बता देता हूं जो आपको अब देखो यहाँ पर इंटरनल ब्रीदिंग और एक्सटर्नल ब्रीदिंग, बच्चों को थोड़ी चीजें कंफ्यूज होती, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान चीज है, फालतू में आपको कंफ्यूज किया जाता है। देखो कितना आसान है। देखो इंटरनल एक्सटर्नल पर कहते हैं, एक्सटर्नल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, या रेस्पिरेशन का मतलब जो ब्रीदिंग। अब देखो आपने बाहर से सांस लिया, वो कहां पर गया, लंग्स। तो सिंपल सी हम बात करेंगे, यहाँ पर एक निशान बना देना चाहूँ तो होता क्या है, देखो बेटा होता क्या है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट से लंग, यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। देखो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं हम, O2 लेते हैं, हमने कहा इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं, और क्या फिर CO2 अंदर से निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे अंदर से CO2 निकाल देते हैं। तो O2 लेते हैं और CO2 निकाल देते हैं,
इतना ही क्या होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे आप ब्रीदिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो इंटरनल क्या होगा बेटा? इंटरनल ये होता है कि आपने ऑक्सीजन का यूज किया, वो ब्लड से कहां पर गया? सेल। यहाँ देखो, यहाँ कहां गया? ब्लड से कहां पर गया? सेल। तो हम कहेंगे जो है ब्लड, ये सेल से CO2 मिलती है और वो ब्लड के थ्रू फिर बाहर निकल जाती है, और ब्लड से क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जब सेल की बात होगी तो इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज बेटा बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर। मैं कहता हूँ अगर आपको कुछ भी ना याद हो, कुछ भी ना याद हो, तो आपको बस ये इतना याद रख लेना। जानते हो, एक बार आपको बताऊं, क्लास 10th के बोर्ड में सिर्फ इतना, ये जो मैंने आपको लिखा है, सिर्फ इतने में से 18 बार क्वेश्चन आया है बोर्ड के अंदर। और है कुछ नहीं, अपने भी सिलेबस में वही सेम चीज है, VIP मैंने लगा दी। देखो होता क्या बेटा, जो जो चीजें बताऊंगा उतनी चीज आपको ध्यान रखना है। आपके पास ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है? अगर किसी को पता हो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। कैसे पता आपको? देखो C6H12 और O6, ये क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है ना। 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज का। ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी बताया, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी लिविंग है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? पहले ग्लाइकोलाइसिस। क्या बनता है? पाइरुवेट। याद रखो या ना रखो कोई मसला नहीं, पाइरुवेट आपका बनता है। उसके बाद क्या होता है? अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किसके अंदर वो होता है? आपका ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर होता है, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फर्मेंटेशन नाम से जानते हैं। जहां क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, अभी हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेट होता है उसमें भी क्या होता है? एनाएरोबिक होता है। और जो ये फर्मेंटेशन होता है ईस्ट वाला, अब इससे मिला क्या है? अल्कोहल, और शराब या बियर बनाने में वही काम आता है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? मसल टिश्यू। अच्छा, मसल टिश्यू में कब होता है बेटा? हैवी एक्सरसाइज में। कब होता है? हैवी एक्सरसाइज। तो मैं आपसे यहाँ बोल दूंगा हैवी एक्सरसाइज। जो लोग एथलीट होते हैं ना, इनमें जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज, नीचे लिख देता हूँ एक्सरसाइज, इनमें क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड बनती है। क्या बनती है? ये आपको ध्यान देना है, लैक्टिक एसिड बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को बनती है। और अगर ऑक्सीजन है तो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखो लिखा है साइकिल, तो ये साइकिल नहीं है कि हेरकुलिस की साइकिल और ये आपका जो है न जाने की राइडर और ऐसे कुछ नहीं है। साइकिल का मतलब एक प्रोसेस होती है, जहां पर हमने देखा कि अभी एनर्जी बनती है, CO2 बनता है, ये सारी चीजें है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं ऊपर एक चीज आपके जो एरोबिक एनारोबिक वाला है उसमें एक चीज लिख देता हूँ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, और वो क्या आएगा कि जो एनारोबिक वाला है वो किसके अंदर, अगर आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर होगा बेटा? ईस्ट। ये आपको याद रखना है, एनारोबिक वाला आपके किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपकी बेसिक बातें खत्म हो गई हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। आइए नीचे चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन की तरफ। अब चलते देखते हैं कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमारे अंदर का मतलब ह्यूमन के अंदर ना, क्योंकि अपनी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हमने और लोगों की बात कर लिया है तो अपनी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन बेटा बहुत आसान है, आपको बस कुछ चीजें जितना मैं बताते जाऊं उतनी चीजें आप समझते जाओ। देखो हम अपनी बॉडी को देखते हैं, अपनी बॉडी को, क्या बॉडी का सबसे अंदर बाहर वाला जो नाक वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं नोस्ट्रिल बोलते हैं। हाँ नोस्ट्रिल है, माउथ है, और ये नेजल पैसेज है जिससे हमारी गैस अंदर जाती है। ये फेरिंग्स होता है जो कि कॉमन पाथवे होता है। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखो, आपका देखो फेरिंग्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे फेरिंग्स, क्या यहाँ से हवा आ रही है? अगर आप देखोगे यहाँ से क्या आ रही है? हवा आ रही है। क्या यहाँ से आपका खाना आएगा? हाँ, तो यहाँ से हवा आएगा। तो क्या कॉमन पाथवे है? तो हम कहेंगे ये कॉमन है। क्या होता है? कॉमन है। कॉमन किसके लिए है? कॉमन है ना। कॉमन किसके लिए कॉमन है? एक तो फूड के लिए, एक तो एयर। तो एक तो एयर के लिए कॉमन है, और एक तो किसके लिए कॉमन है? फूड के लिए कॉमन होता है। पहली चीज ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे फेरिंग्स वाला। लैरिंग्स क्या होता है बेटा? साउंड बॉक्स होता है जो हमारा। नीचे क्या है आपका? विंड पाइप या ट्रैकिया। क्या होता है बेटा? ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप बोलते हैं। और ये लंग्स होता है जो कि कितने होते हैं आपको भी पता है, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, ये। और ये डायफ्राम है। आप इसके शेप को देख रहे होगे, क्या इसका शेप आपको डोम दिख रहा है? तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान देना है कि इसका शेप कैसा होता है बेटा? डोम शेप का इसका होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार आप लोग फिगर देखो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट के लिए आप फिगर देख लो, ठीक है ना। ठीक, फिगर आप देख रहे हो। फिर चलते हैं और आसान चीजों की तरफ कि आपको और क्या चीजें मैं अब दिखा सकता हूं। बहुत आसानी के साथ बता रहा हूं आपको सारी चीजें। पहले देखो बेटा, यहां तक तो हमारी बात हो गई है, यहां तक बात। अभी वो ट्रैकिया था,
इस फिगर को भी ध्यान से देखो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये वाला है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस फिगर को देखो ध्यान से। ये अगर समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका ट्रैकिया होता है, जो भी हमने बात किया था, विंड पाइप होता है। अब ये एक लेफ्ट में एक राइट, दो हमारे पास कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, तो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, जिसे आप ब्रोंकाई बोलते हो या ब्रोंकस बोलते हो, है ना। ब्रोंकाई या ब्रोंकस बेटा एक ही चीज होती है, चाहे आप ब्रोंकाई बोलो और चाहे ब्रोंकस बोलो, ये एक ही। बहुत ध्यान से बात सुनना, वरना आधे से ज्यादा जनता यहीं पर कंफ्यूज होती है। तो आप चाहे ब्रोंकस बोलो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे आप ब्रोंकाई बोलो और चाहे आप ब्रोंकस बोलो, ठीक है ना। बस फर्क क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क होता है। तो ब्रोंकस बोलो या ब्रोंकाई बोलो, दोनों एक ही चीज है। ये लेफ्ट वाला राइट वाला है। अब अच्छा एक बात बताओ, ट्रैकिया से पहले क्या आया, ब्रोंकाई आया। ब्रोंकाई क्या और पार्ट में देखो इधर डिवाइड हुई, क्या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही है, और छोटे छोटे पार्ट में इसे क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल। और क्या लास्ट में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्या ये आपका बैग, चाहे इसको बैग बोलो, चाहे गुब्बारा बोलो, चाहे सैक बोलो, चाहे आप बैलून बोलो, क्या एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में आपका आ रहा है। तो यही जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है एल्वोलाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर सारा काम होता है ना। यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गैस का क्या होता है बेटा, एक्सचेंज। सारी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज में। इसका सरफेस एरिया, SA का मतलब क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सिगरेट विगरेट नहीं पीना चाहिए, वरना सिगरेट पीने से क्या होता है, आपके एल्वोलाई का एरिया कम हो जाएगा और आप सांस सही से ले नहीं पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। आगे आते हैं रेस्पायरेशन को। अगर आपसे ध्यान से देखोगे, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से कहां क्या क्या जाता है वो देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ज्यादा। सबसे पहले क्या आपके बाहर के जो नोस्ट्रिल, जो नाक के जो छेद हैं, क्या बाहर वहां से आपकी हवा जाएगी, फिर अंदर नेजल कैविटी में जाएगी, हाँ। क्या उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी, हाँ। क्या उसके बाद लैरिंग्स में जाएगी, क्या उसके बाद ट्रैकिया में या ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल में और एल्वियोलर सैक में। इस तरीके से पूरा आपका पाथवे होगा। चलो अगली चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं बेटा। चलो मैं जितना बताऊंगा आपको उतना समझना है। जब आपने सांस को लिया, जब आपने सांस को लिया, सांस को अंदर लिया, आपकी रिब्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपकी रिब्स क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होगी थोड़ा सा, तो आपका जो रिब केज है वो एक्सपेंड होगा। अच्छा ध्यान क्या देना, बहुत देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका मान लो डोम शेप, अभी बताया था जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम, तो जो डायफ्राम होता है उसी को ध्यान देना। क्या डायफ्राम डोम शेप का होता है, हमने कहा हाँ। क्या जब आप सांस लोगे फ्लैट हो जाएगा, देखो फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। क्या फ्लैट होने से जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, चाहे आप वॉल्यूम बोलो, चाहे आप अंदर का स्पेस बोलो। अब बताओ स्पेस अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, जो आपका प्रेशर होता है और जो आपका स्पेस होता है यानी वॉल्यूम, दोनों उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब क्या होता है, अगर आपका वॉल्यूम या स्पेस बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ आया, नहीं देखो पहले ऐसे शेप का था, डोम शेप का, अब नीचे की तरफ आया तो फ्लैट हुआ, आपका स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। पहले सिकुड़ा था, अब नहीं सिकुड़ा है। अब स्पेस जैसे ही बढ़ा, प्रेशर कम होगा, तो अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज्यादा। अब कुछ सोचो, जहां से ज्यादा है तो बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से गैस कहां पर आएगी, हमारे अंदर आएगी, और हमने सांस ले लिया। इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ में, तो इतनी बात आपको समझनी थी। चलो आगे बात करते हैं। ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का मैंने आपको गिरा। पहला डेफिनेशन, इंस्पायरेशन का मतलब आपने लिया, एयर को लिया। एक्सपायरेशन का मतलब आपने छोड़ा। चलो अब जो मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इंस्पायरेशन को समझो, इसका उल्टा कर देना आप एक्सपायरेशन में। तो इंस्पायरेशन में जो मैं हाईलाइट करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट उतना है। रिब्स कहां पर जाएगी, आउटवर्ड। रिब्स बाहर की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्टर्नम में फॉरवर्ड, ठीक है ना। जो डायफ्राम होगा टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या मतलब इसका है, एब्डोमिनल कैविटी नीचे होती है, तो यानी डायफ्राम जो होगा वो किस तरफ जाएगा बेटा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ डायफ्राम जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो शेप कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि डायफ्राम का शेप कैसा हो जाएगा, कि डायफ्राम वो कैसे होता है, यहाँ बना दे रहा हूँ। डायफ्राम ऐसे होता है डोम शेप का। अब कैसा हो जाएगा, देखो ऐसे शेप फ्लैट हो जाएगा। क्या इसे फ्लैट शेप माना जाएगा, तो यानी फ्लैट शेप का हो जाएगा। फ्लैट शेप, जैसे ही फ्लैट शेप हो गया तो पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, तो जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर की गैस अंदर आ जाएगी। इसका उल्टा कर देंगे तो आपको एक्सपायरेशन मिल जाएगा। चलो फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन किसके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक लाइन में देखना। देखो ध्यान से, नोज, जो नोज होता है क्या करता है, वार्म
फिल्टर एंड मॉइस्चर। तो जो एयर होती है उसको फिल्टर कर देता है, मॉइस्चर कर देता है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिल्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एयर, नाक में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, कोई दिक्कत। फेरिंग्स क्या होता है, पाथवे फॉर एयर एंड फूड, पहले ही मैंने बताया था कि कॉमन पाथवे होता है, हाईलाइट पॉइंट को ध्यान देना है। लैरिंग्स क्या होता है, हाउस वोकल कार्ड जो हम बोलते हैं, ये सारी चीजें किससे बोलते हैं, लैरिंग्स से। एपिग्लॉटिस क्या होती है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेजनस, कार्टिलेज का एक ढक्कन होता है। अब मैंने बताया था अभी आपके को कि जो फेरिंग्स होता है फूड भी आता है और आपका जो है एयर भी आती है। अब आपके सांस की नली में खाना ना चला जाए, इसलिए क्या उसके ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड एंड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया एंड द लंग, ताकि ट्रैकिया के अंदर आपका खाना ना जा पाए, वरना प्रॉब्लम होगी। इसलिए कहा जाता है बातें करते हो, खाना खाते हो बातें मत करो, वरना खाना जा सकता है अंदर। आगे ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होती है, सबको पता है, जो कि एयर को लेकर अंदर जाती है। इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, दो ब्रोंकाई डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल वही सी सेम चीज होती है। आगे एल्वेलाई क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एल्वेलाई टीनी एयर्स इन द लंग वेयर गैस एक्सचेंज है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डायफ्राम क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, रिब्स क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये ह्यूमन की भी बात पूरी खत्म होती है। रेस्पायरेशन इन प्लांट की रेस्पायरेशन की बात करते हैं, तो अगर आप एक लाइन में देखेंगे प्लांट में भाई क्या देखो हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं। क्या प्लांट के अंदर कोई लंग्स होता है, हाँ कौन सा होता है, नहीं होता भैया। चलो, तो इनके अंदर कोई ऑर्गन तो होता नहीं ब्रीदिंग के लिए, तो क्या होता है, इनकी पत्तियों के अंदर छोटे से पोर होते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, स्टोमेटा। और गैस का एक्सचेंज यही लोग करते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, O2 का लेना, सॉरी इनमें क्या होता है, इनमें देखना, इनमें क्या होता है पहले ही बता दे रहा हूँ। जो स्टोमेटा होते हैं, मैंने अभी साइड में मान लिया, ये मैंने इसको स्टोमेटा मान लिया खाली। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर CO2 लेंगे, प्लांट क्या लेता है, CO2 लेता है, और O2 क्या करता है, देता है। O2 क्या करता है, देता है, और CO2 क्या करता है, लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और साथ में पानी भी निकालता है, जिसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, बट अभी नहीं पढ़ना है हमको, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको अगर ध्यान हो, स्टोमेटा ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, सारी चीजें अगर आपको पता हो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर देखो, ये स्टोमेटा कैसा क्लोज है, ये जो पोर है इसी को स्टोमेटा बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर है उसी को क्या बोला गया है, स्टोमेटा बोला गया है। तो इस पोर को ही आपको स्टोमेटा पूरे बोला गया है। स्टोमेटा के आसपास जो सेल होती है उसे बोला जाता है गार्ड सेल, जो कितनी होती है, आपको 2 होती है। अच्छा, एक और चीज, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी ये भी फोटोसिंथेसिस खाना बनाने में हेल्प करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है ना। यही फोटोसिंथेसिस मैंने लिख दिया, करता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगला लेंटिसेल क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ये। तो लेंटिसेल के बारे में देखो, आपका स्टेम, ऊडी ट्रीज जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर, किसके अंदर, स्टेम के अंदर छोटा छोटा पोर होता है। देखो ये छोटा सा पोर है, ये पोर है, ये पोर है, ये सारे जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, आप देखोगे छोटे छोटे, इनको ही बोला जाता है लेंटिसेल, है ना, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अमीबा वगैरह अलग अलग ऑर्गेनिल्स की बात करते हैं। अमीबा के बारे में जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, क्या अमीबा एक सेल का होता है, तो एक सेल को बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब अगर एक ही सेल का है, क्या इसके अंदर और कुछ होगा, तो ऑर्गन तो होंगे नहीं। तो ये रेस्पायरेशन कैसा करेगा, सिंपल डिफ्यूजन से। कैसा करेगा, यानी गैस आराम से अंदर आएगी और सिंपल आराम से चली जाएगी। अर्थवॉर्म आपने केचुआ देखा है, चारा, तो इसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, इसकी स्किन से ही क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट बेटा, इंसेक्ट के बारे में ही लोग ज्यादा पूछते हैं, तो आप इंसेक्ट के बारे में ध्यान दो, मछलियां तो हो जाएंगी। तो मैं इंसेक्ट को वीआईपी कर देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा। इंसेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, काकरोच होता है, समझना इंसेक्ट में होता क्या है। देखो, इंसेक्ट के अंदर छोटे छोटे, ये देखो स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसे स्पाइरेकल बोला गया। स्पाइरेकल क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, यही स्पाइरेकल अंदर जाकर एक ट्यूब में धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, इसे बोला जाएगा ट्रैकिया, जो कि ट्यूब का एक नेटवर्क फॉर्म करती है और यहीं पर गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। चलो, तो स्पाइरेकल क्या होता है, देखो ऑक्सीजन आया, तो जो आपका होल है स्पाइरेकल, उससे ऑक्सीजन अंदर गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से अंदर गया सारे बॉडी पार्ट में। अब बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, यूज कर लिया, और CO2 को रिलीज कर दिया। अब CO2 इसी तरीके से बाहर चली जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने इसमें हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्स की बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं। तो सबको पता है बेटा, मछली कहाँ में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सबको पता होता है। तो मछली के अंदर क्या होता है बेटा, फेफड़ा होता है, गिल्स होता है। गिल्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्किन का ही एक्सटेंशन होता है, यानी स्किन से ही निकला होता है। अब ये क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन। अब पानी के अंदर तो ऐसे तो ऑक्सीजन है नहीं, मतलब पानी,
पानी के अंदर खुद में ऑक्सीजन है, जो इसे बोला जाता है डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन। ये लोग क्या कैसा लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका गिल्स होता है, इसमें छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, फिलामेंट बोला जाता है। इनके अंदर ब्लड वेसल होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल। ये O2 को लेता है और CO2 को देता है। बट आपको पता होगा वेल और डॉल्फिन, अक्सर आप देखते होगे आप मूवीज में या आप जो है वीडियोस में, कि डॉल्फिन और वेल अक्सर पानी के ऊपर आती है। क्यों बेटा, इनके अंदर गिल्स नहीं होता है, और अगर गिल्स नहीं होता है पानी के अंदर तो सांस ले नहीं पाएंगी। इनके अंदर लंग्स होता है, इसलिए बार बार इनको ऊपर आना पड़ता है ताकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकें। कि मैंने लिख दिया मस्ट कम टू द सरफेस इन ऑर्डर टू ब्रीथ। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ये मेढक है, तो मेढक के बारे में क्या है बेटा, देखो मेढक क्या होता है, पानी के अंदर भी रहता है। जब पानी के अंदर रहेगा मेढक, जो अपना स्किन है, स्किन से देखो एक्सचेंज कर रहा है, और जब ये बाहर जमीन पे रहेगा तो क्या करेगा, लंग्स से अपना एक्सचेंज करेगा। ये बहुत ध्यान है, जब पानी में रहेगा, तो पानी में तो लंग्स काम करेगा नहीं। जब स्किन रहेगा तो कहां पर, वाटर में, है ना, तो पानी में रहेगा तो कहां पर है, पानी। स्किन क्या है, पानी में रहेगा तो स्किन से कर लेगा, और जमीन पे रहेगा तो लंग्स से काम कर लेगा, या दोनों से काम कर लेगा। अगली वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कि आप ये शो करो। देखो, एक तरीका ये है कि आपने सांस लिया, अंदर से सांस मतलब जो है लिया, समझना ध्यान से, टू शो दैट एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपायर्ड एयर का मतलब कि जो आप अंदर से सांस निकालते हो, और एक अंदर से सांस खींचना, ठीक है ना, जिसे एक्सपायर्ड एयर मतलब हम। अब खुद बेटा बताओ, सिंपल सी बात है, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, अब कुछ ऑक्सीजन आपने लिया, ठीक है ना, और अगर अंदर से जो सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, CO2 होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है कि जो आपका लाइम वाटर होता है, क्या होता है बेटा, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। क्या होता है, चूने का पानी होता है, या हल्का सा, नॉर्मली उसमें कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है ना। आई थिंक चूने का पानी पता नहीं हो कि नहीं, बट लाइम वाटर जो होता है पूरा का पूरा, एक बार मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ लाइम वाटर क्या होता है। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान देना, यहाँ मैंने कुछ इक्वेशन लिखी है ना, आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखी है। तो उस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन में आपको कुछ चीजें, ठीक है ना, तो लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे ही लाइम वाटर, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही लाइम वाटर के अंदर आप CO2 डालोगे, जैसे ही, फिर बता रहा हूँ, लाइम वाटर के अंदर जैसे ही CO2 आप डालोगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब जितनी जल्दी व्हाइट कलर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर से क्या होती है, ऑक्सीजन के बजाय CO2 ज्यादा होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दूं, हमने लाइम वाटर लिया, अपनी सांस को उसमें छोड़ा, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो सफेद कलर का हो जाएगा पानी। इतनी आपकी पूरी एक्टिविटी है इस तरीके से। फिर मैं लास्ट चीज की तरफ चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फिर आपका चैप्टर द एंड की तरफ आता है। पहला, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जितना चैप्टर पढ़ा है उसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, पहला ध्यान से देखना। पहला, ईस्ट, क्या ईस्ट से अल्कोहल बनता है, हम कहेंगे हाँ, ईस्ट से अल्कोहल बनता है। डायफ्राम क्या होता है बेटा, चेस्ट कैविटी होती है, हमने कहा हाँ, ये सब आंसर है ना, सामने मैच नहीं करना, आंसर है। स्किन से सांस कौन लेता है, अर्थवॉर्म। लीव्स किससे लेती है, स्टोमेटा से। फिश गिल से, और फ्रॉग लंग्स और स्किन से। अगला क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। गलत गलत गलत। क्यों बेटा, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत तेज सांस लेते हो, यहां स्लो डाउन बात किया है, गधा कहीं का। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हमने कहा हाँ ठीक है, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन ओनली एट द नाइट। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है, रेस्पायरेशन तो हमेशा करेगा, ऐसा थोड़ी है रेस्पायरेशन सिर्फ नाइट में करेगा, पगला गए लोग, तो ये भी क्या है, गलत है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग, सही बात है, दोनों से करता है। द फिश हैव लंग फॉर रेस्पायरेशन, बेटा फंस गए, लंग्स नहीं होता, गिल्स होती है, और गलती कर दोगे। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इन्हें, सही बात है, जब आप सांस लेते हो, दिमाग में कर, जब आप सांस लेते हो बाहर की एयर अंदर आती है, अंदर प्रेशर क्या होगा, कम, कैविटी क्या होगी, ज्यादा। आगे, द माउंटेनियर, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि हाइयर एटीट्यूड पे, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई की तरफ आप जाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिसे सिलेंडर लेकर जाते हैं। आगे, अब आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट, क्या होता है, ट्रेकिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बोल लिया, मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट का एयर ट्यूब क्या होता है, ट्रेकिया होता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के बगल में सराउंड घेरे हुए कौन होता है, रिब्स होती है ना। मस्कुलर फूट फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी क्या होती है, डायफ्राम नीचे वाला हिस्सा होता है। टिनी पोर ऑन द सरफेस ऑफ स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग कौन होती है, स्पाइरेकल, स्पाइरेकल। द रेस्पिरेटरी, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, हमारे अंदर नोस्ट्रिल होता है।
एनाएरोबिक कौन होता है, मैंने पहले ही बोला था, ईस्ट ट्रैकिया सिस्टम किसके अंदर होता है, कॉकरोच के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक बेटा, बहुत इजी लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, एक में स्नेल है, स्नेल को आप जानते होंगे, स्नेल कौन सा होता है बेटा, घोंघा। क्या होता है, घोंघा जिसे कहते हैं, बहुत स्लो चलता है बेटा, बहुत स्लो चलता है, कछुआ स्लो चलता है। स्नेल है, वाटर प्लांट है, और स्नेल और वाटर प्लांट दोनों। आपसे कहा गया बताओ इसमें CO2 किसमें ज्यादा होगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे देखो, स्नेल जो होता है एक ऑर्गेनिज्म है, वो O2 लेता है, CO2 देता है। हमने कहा CO2 देता है, जबकि प्लांट CO2 लेता है, क्या करेगा, CO2 ले लेगा। आप खुद बताओ, इस बीकर के अंदर स्नेल ने CO2 दिया, तो यहाँ ढेर सारा CO2 आएगा, ढेर सारा CO2 आएगा। जबकि इसके अंदर जो CO2 होगा उसको क्या प्लांट ले लेगा, और इसके अंदर ये वाला समझना, जिसके अंदर स्नेल और वाटर प्लांट दोनों है। अब होगा क्या, स्नेल ने CO2 दिया, प्लांट ने क्या लिया, CO2 लिया, प्लांट ने O2 दिया, स्नेल ने लिया। तो आपको ये बताना किसमें सबसे ज्यादा CO2 होगा। हमने कहा भैया सबसे ज्यादा तो ए वाले में होगा, क्योंकि वो CO2 देता है। आगे अगले कुछ क्वेश्चन ये बेटा कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स वो उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा क्यों होती है, एथलीट की ब्रीदिंग रेट इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो हम ये कहेंगे बेटा, जो एथलीट होते हैं बहुत तेज भागते हैं और बहुत ज्यादा भागते हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए। कैसे, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। या एक और तरीका आपको कह सकते हैं कि जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, क्या लैक्टिक एसिड जमा होती है बॉडी के अंदर। अगर लैक्टिक एसिड को आपको बॉडी के अंदर से निकालना है, तो आपको ज्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगला, वाई शुड वी ब्रीथ थ्रू नोज, हम नोज से क्यों ब्रीथ करते हैं, माउथ से ब्रीथ क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा माउथ से तो ब्रीथ कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं, बट करते नहीं, नुकसानदेह क्यों। नोज ब्रीदिंग इसलिए बेटा, जो ब्रीदिंग होती है नोज से, वो क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर, जो एलर्जी वाले पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, उनको फिल्टर करती है, ठीक है ना। और एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, थोड़ा सा नरम करती है, सही करती है, ठीक है ना। जबकि माउथ वाला क्या होता है, माउथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका माउथ सूखा भी हो सकता है, सूख सकता है। आगे सांस लेके देख लो, वाई डू वी ऑफन स्नीज, हम अक्सर स्नीज क्यों करते हैं, जब हम कोई डस्ट यानी गंदगी अपने अंदर ले लेते हैं। सही बात है, देखो हम ये कहेंगे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब अपने अंदर हमने सांस लिया और गंदगी हमारे नाक के अंदर आई, तो इनहेल द डस्ट इन द दीज पार्टिकल पास थ्रू द हेयर ऑफ नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी के हेयर से पास होने वाले होते हैं। तो ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है और हमारे अंदर क्या आ जाता है कि यार कुछ गंदगी हमारे अंदर आ गई है, और ब्रेन उस सिग्नल को भेजता है हमारी नाक के पास, और वहां से हमें स्नीजिंग धीरे धीरे आने लगती है। लास्ट में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन एज रिगार्ड रेस्पिरेशन, क्या ऑक्सीजन क्या क्या काम आता है। देखो, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा, खाने को तोड़ने में काम आएगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है ना, मैं उसको बाद में करवा सकता हूँ या ऐड कर दूंगा, PDF भेज दूंगा आप ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने सोचना, प्लांट के रेस्पिरेशन में, एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, जलाने में और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करने में बहुत गद्दारी करते हैं, तो ऐसा ना करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के एकदम लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।